नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औषध ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, जो कि हमारे इस बार फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में जो है वो आ रहा है। तो इसमें जो है जितने भी एमसीक्यू है जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि इस चैप्टर में आ सकते हैं और यही आएंगे, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इसको पूरा याद कर लिया तो आपके एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर से आप पेपर में नहीं कर पाओगे। तो इस पूरे चैप्टर को ज़रूर देखिए पूरा। हमने इसके पहले जो है इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, तो उसका भी हमने डाल रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपने अभी तक उसका नहीं देखा तो उसका भी देखिए, और अन्य भी बहुत सारे एमसीक्यू हमने डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में से जो है जो भी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है तो वो हम करेंगे, यानी जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो पे। तो प्रश्न नंबर पहला है कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है। बेल्जियम में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है वो शासन प्रणाली है। बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है। एकात्मक है, संघात्मक है, या तानाशाही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो है एकात्मक सरकार नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, उपयुक्त में तो इसका क्या हो जाएगा, संघात्मक। बेल्जियम में जो है वो संघात्मक प्रकार की जो है सरकार है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार कार्यरत है। भारत में जो है वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार कार्यरत है। ए है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, बी है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सी है तीसरा मोर्चा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा पुराना है, इसलिए आपको इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन लग रहा है। लेकिन अभी के जो टाइम पर है, तो हम अगर देखें अभी के टाइम पर, तो हमारे भारत में जो है एक पूर्ण बहुमत सरकार है, जिसने कि पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया, उसके बाद अपना सरकार बनाया। तो प्रश्न नंबर तीसरा है कि विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग है। देखिए, जो अभी हमने प्रश्न नंबर दूसरा देखा था, तो वैसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा वो तो जो है वर्तमान समय की चीज़ों पे बनेगा। तो हमसे जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है। यानी विश्व में जो है दो तरह के देश हैं, एक तो है संघात्मक देश और एक है एकात्मक देश। तो जो संघात्मक देशों की संख्या है और वो एकात्मक देशों की जनसंख्या है, तो उसका कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन है 40%। यानी जो विश्व में जो एक संघात्मक रूप की जो देश है, तो उसमें जो है 40% जो लोग हैं वो रहते हैं। अब है प्रश्न नंबर चौथा कि विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी कितने देश हैं जिसने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे भारत में है, तो भारत में जो है एक से अधिक स्तर की सरकार है। जिस देश में दो से अधिक स्तर की सरकार हो, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो, तो उसे क्या कहते हैं, संघात्मक सरकार। यानी हमारे भारत की बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। तो ऐसा जो है और कितने देशों में है, कितने देशों ने अपना रखा है। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर ए, इसका है 25। इसका जो है 25 देशों ने जो है वो संघात्मक अपनाई। यहाँ पर देखिए कलर थोड़ा लो है, तो हम इसको थोड़ा और हाई कर देता हूँ। अब चलिए आपको साफ साफ दिखेगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती। इसमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती। ए कि विभिन्न स्तर की सरकार, तो ये होती है बिल्कुल, क्योंकि संघीय सरकार होता ही है एक से अधिक स्तर की सरकार। शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल शक्तियों का बंटवारा भी होता है। शासन का एक ही स्तर नहीं, जो संघात्मक सरकार होती है उसमें शासन का एक स्तर नहीं होता, अनेक स्तर होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर छठा है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है। इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दो तरह एक से अधिक, तो यहाँ पर जो है संघीय सरकार है, इसमें इंग्लैंड हो सकता है। और देखते हैं और दो ऑप्शन क्या है, एक है भारत और डी डी है बेल्जियम।
तो बिल्कुल भारत में भी संघीय सरकार है, क्योंकि यहाँ भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। और बेल्जियम में भी जो है केंद्र सरकार और सामुदायिक सरकार बनी थी। इसका सही ऑप्शन होगा क्या? इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में जो है एकात्मक सरकार है, कि वहाँ जो है एक राजा रानी का अभी तक शासन चलता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश में जो है वो संघात्मक शासन पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, या उपयुक्त में पाया जाता है? तो अमेरिका में भी एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है, भारत में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है। तो इसका इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7वां है प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है? तो पहला है इंग्लैंड। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इंग्लैंड में एकात्मक शासन है। चीन, चीन में भी बिल्कुल एक पार्टी का शासन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, वही वहाँ पूरा कार्यभार करती है। यानी इसमें क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, उसका जो है उसमें जो है एक पार्टी का दबदबा है, उसी के अलग अलग लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है वहाँ एक ही पार्टी है। जापान में भी ऐसा ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर है 9वां कि श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? श्रीलंका में जो है हमने अभी हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है एक बहुसंख्यकवाद को उसने अपनाया है। तो बहुसंख्यकवाद यानी संघाली लोगों का वहाँ शासन है। एक तरह से एकात्मक शासन है। वहाँ बस एक ही स्तर की सरकार है, बहुसंख्यकवाद वाली सरकार है। तो इसका क्या हो जाएगा? एकात्मक। प्रश्न नंबर 10वां है कि किस विषय का संबंध संघ सूची से है? ऐसे कौन सा विषय है जिसका संबंध संघ सूची से है? संघ सूची यानी केंद्र। संघ सूची क्या होता है? यानी जिसका जो संचालन है केंद्र सरकार करती है, जिसका जो कि केंद्र सरकार के अंडर में है। तो प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, बिल्कुल प्रतिरक्षा का जो है वो केंद्र सरकार करती है। संचार, संचार का भी केंद्र सरकार करती है। विदेशी मामला, इसका भी केंद्र सरकार करती है। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11वां किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा विषय है जिसका संबंध संघ सूची से नहीं है? तो देखिए मुद्रा, मुद्रा देखिए संघ सूची से नहीं है क्या? आप क्या ऐसा देखते हैं कि आप 10 राज्य में जाते हैं तो अलग अलग तरह का पैसा रहता है, सब जगह एक ही रहता है रुपया, एक ही तरह का नोट है, सब पर गांधी जी ही छापा रहता है? ऐसा थोड़ी कि एक जगह गांधी जी छापा रहते हैं और एक जगह नोट पर मोदी जी छापा रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए मुद्रा तो नहीं हो, मुद्रा नहीं होगा। बैंकिंग, बैंकिंग भी बिल्कुल संघ सूची में आता है। डाक, डाक सेवा भी जो है सरकारी होती है, सरकारी डाक सेवा होती है और ये संघ सूची में आती है। इसका क्या है? व्यापार, व्यापार जो है हर एक राज्य जो है अलग अलग होता है, जिसका होता है क्या? ये जो है राज्य के अंडर में आता है। प्रश्न नंबर 12वां है कि किस विषय का संबंध राज्य सूची से है? किस विषय का संबंध राज्य सूची से है? कृषि का है, पुलिस का भी होता है, व्यापार का भी होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर अब देखते हैं 13वां। प्रश्न नंबर 13वां है कि किस विषय का संबंध समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची क्या होता है कि जिसमें केंद्र यानी कि जिसमें संघ और राज्य दोनों का जो होता है सामूहिक होता है। तो शिक्षा, शिक्षा जो है इसमें तो शिक्षा बिल्कुल संघ सूची से होगा, क्योंकि शिक्षा जो है किसी एक का नहीं मैटर है। ऐसा नहीं होता है कि शिक्षा एक राज्य में अलग तरह की होगी और दूसरे राज्य में अलग तरह की। शिक्षा जो है पूरे देश में एक तरह की होगी। तो शिक्षा जो है समवर्ती में आएगा। विवाह भी आता है, मजदूर संघ भी आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 है किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से नहीं है? रेल सेवा, तो सबसे पहला यही हो जाएगा, रेल सेवा का संबंध समवर्ती सूची से नहीं है। वन, तो वन तो है भाई, वन समवर्ती सूची से है। वन जो है ऐसा नहीं है कि देखिए एक चीज़ आप देखिए समवर्ती सूची यानी आप आपको जब कोई भी ऑप्शन मिलता है तो ये देखिए कि क्या इसको सरकार जो है इसको जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार मनमाने ढंग से कटवा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो झारखंड है और यानी जो नागालैंड है उधर ज़्यादा वन है, या फिर आंध्र प्रदेश है उधर ज़्यादा जंगल है, तो क्या इसको जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो क्या इसको पूरे जंगल को कटवा सकती है? नहीं कटवा सकती है। उसको जो है वो जो है एक पूरे देश का संपत्ति है, उससे जो है पूरे देश को नुकसान होगा। तो ये क्या होगा? ये भी समवर्ती है। तो आप ये देख लीजिए एक रेल सेवा जो है वो समवर्ती सूची में आ रहा है, समवर्ती सूची में नहीं है, यानी वो तो रेल सेवा जो है वो तो संघ सूची में है। तो इसका ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन जो है नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए।
प्रश्न नंबर 15वां है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो क्या हल होगा? कह रहा है, यदि समवर्ती सूची आपके मन में भी ऐसा विचार उठता होगा, क्योंकि यदि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार कुछ और कहती हो और राज्य सरकार कुछ और कहती हो और इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है तो किसका माना जाएगा? तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र का कानून मान्य होगा। जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो जो है मान्य होगा। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है? भारत में जो है सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या उपयुक्त सभी? तो भारत में केंद्र पर भी सरकार होती है, राज्य पर भी सरकार होती है और स्थानीय सरकार भी होती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17वां है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल जो है वो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है 29, डी। प्रश्न नंबर 18वां है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अब जो है वो बढ़ चुका है, अब है 9। इसमें जो है गलत है, ये जो है पुराना है। अब है जो है प्रश्न नंबर 19वां कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट को। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ये तो शायद हिंदी होगा बिल्कुल। अब देखते हैं इसका दो ऑप्शन और क्या है। एक है उर्दू और एक है अंग्रेजी। इसका क्या हो जाएगा? हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को अनुसूचित किया गया है? तो 22 भाषाओं को, यानी कि जो भारत में जो है हिंदी के साथ जो है 22 ऐसी भाषा है जिसमें की है कोई भी जो है सरकारी काम हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22वां है कि भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? यानी भारत में जो हिंदी है वो कितने प्रतिशत लोग जो है बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है जिनको आता है हिंदी? तो इसका क्या हो जाएगा? 40% लोग। प्रश्न नंबर 23वां देखिए कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? जो भारतीय समुदाय है उसमें हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि टोटल 22 भाषा है, उसमें से अगर हमने हिंदी को हटा दिया तो कितने बचे? बचे 21। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, 21। प्रश्न नंबर 24 है कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब बंद होना जाना चाहिए? मतलब जो आज हम देखते हैं कि जो सरकारी कामों में हम अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, तो संविधान में जो है इसको कब बंद करने के लिए कहा गया था? तो इसको जो है 1965 ईस्वी के बाद जो है संविधान के अनुसार ये था कि जो है भारतीय जो है सरकारी कामकाज में जो है इंग्लिश का उपयोग नहीं होगा। तो ये कब हुआ था? 1965 में हो जाना चाहिए था, लेकिन इस समय क्या हुआ कि विद्रोह हो गए थे। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि हमारे जो अ, दक्षिणी उत्तर पूर्वी राज्य जो है उधर जो है सब इंग्लिश बोलते हैं, उधर जो है हिंदी कितनों को नहीं आती है। तो उन लोगों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25वां है कि भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है? तो बिल्कुल इसमें क्या है? भारत ही है। भारत में लगभग जो है 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया? ये जो है 1992 में पारित किया गया था। ग्राम पंचायत के राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत जो है उसके राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं? तो देखिए कितने इसको देखिए बहुत नामों से जाना जाता है। एक तो देखिए मुखिया ही बता दिया गया है, एक है सरपंच, एक होता है प्रधान। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है? पंच है, पंच नहीं होता है। मेयर तो कहते हैं वो नगर निगम के अध्यक्ष को, अध्यक्ष भी नहीं कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सरपंच। अगर यहाँ पर ऑप्शन सरपंच की जगह प्रधान होता तो प्रधान भी हो सकता था। प्रश्न नंबर अब 28वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 28वां है कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो ये तो हम सबको पता है, राजस्थान में किया था पोखरण परमाणु परमाणु परीक्षण। प्रश्न नंबर 29वां है
कि जो विषय किसी सूची में नहीं आते हुए किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जो सूची जो है ना ही राज्य सरकार के अंडर आते हैं, ना ही केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में जाते हैं, यानी उसको कौन जो है उस पर कौन कानून बना सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि संघ सूची या केंद्र सरकार। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, वो जो है केंद्र सरकार के जो है अंडर चली जाती है। प्रश्न नंबर 30वां है कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। संविधान में जो है स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। इसका क्या है, 3। प्रश्न नंबर 31वां है कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत में जो है वो पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सरपंच। इसको क्या कहा जाता है, सरपंच। प्रश्न नंबर 32वां है कि एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर होता है। बिल्कुल। इसमें शासन का बंटवारा नहीं होता है, नहीं होता है। कई सरकारें होती है लेकिन शासन का स्वरूप एक होता है, बिल्कुल ये होता है। तो इसका मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होगा। जी नहीं, इसका ऑप्शन है ए, एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्वरूप होता है। एकात्मक सरकार में क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है। प्रश्न नंबर 33वां है कि नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। तो इसका है राज्य सरकार राज्य सूची। बिल्कुल, राज्य सरकार के अंडर जो है वो राज्य सूची आता है। केंद्र सरकार के अंडर संघीय सूची आता है। केंद्र और राज्य सरकार के अंडर समवर्ती सूची आता है। तो इसका गलत ऑप्शन क्या है, स्थानीय सरकार अपशिष्ट शक्तियाँ। इसका ये ऑप्शन डी होगा, ये मेल नहीं खाता है। प्रश्न नंबर 34वां है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। भाई, नगर निगम का जो प्रमुख होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को रखा जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको शायद अधिकार क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा जैसे हम देखते हैं कि किसी भी जो है कोई भी जो संस्था होती है उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है। यानी अगर हम बात करें यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस का अधिकार क्षेत्र कहाँ है, पूरे यूपी में ही है। उसका जो अधिकार है यूपी में ही, यूपी में ही जो है उसकी शक्तियाँ काम करेगी। अगर हम बात करें यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार जो है यूपी में ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि वो बिहार में भी आके जो है अपना जो है मनमानी करे। बिहार में जो है वो बिहार सरकार करेगी। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी जो है वो बिहार के आके नीतीश बाबू को जो है चैलेंज दे सके, नहीं देंगे। बिहार में जो है नीतीश बाबू का शासन है तो नीतीश बाबू ही चलाएंगे। तो उसका क्या होगा, अधिकार क्षेत्र। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36वां क्या है कि भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी। मतलब भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ तो इसके पीछे मतलब जो लोग कर रहे थे तो कितना सोचे, वो मतलब उनकी बुनियादी उनका जो है विचार क्या था, वो सब जो है महान लोगों का क्या विचार था। तो देखिए, शक्ति का संतुलन बना रहे, उनका ये सोच था कि शक्ति का संतुलन बना रहे। नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं था उनका। बी है कि केंद्र सरकार निरंकुश ना हो, ऐसा भी उनका सोच नहीं था। सी है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से होता रहे। हाँ, ये उनका सोच था कि चलिए भाई, कि अब जो है हमें जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास पहुंचने में बहुत देरी लगती है, या फिर कितने लोगों का जो है पहुंच भी नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या किया कि अगर हमने स्थानीय सरकार को बना दिया तो क्या होगा कि उनकी जो है पहुँच जो है आसान हो जाएगी। उनको जो है स्थानीय स्तर पे ही जो है अच्छा से इंसाफ मिल जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 37 कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया। भारत में जो है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो ये जो है 1992 में उठाया गया था। तब जो है एक कानून पारित किया गया था, भारत के 73वें व 74वें संविधान की अनुसूचित में संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 38 है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। स्थानीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता देकर। कह रहा है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी लोकतंत्र के सिद्धांत है जैसे कि, तो उसको जो है वास्तविक बनाने के लिए, यानी कि उसको जो है एक तरह से लागू करने के लिए, जो कि सब पर लागू हो, सबसे अच्छा संतुलन क्या, सबसे अच्छा संतुलन यही कि स्थानीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता दे,
कि स्थानीय सरकार जो है उसको भी थोड़ी बहुत ताकत दे, ताकि वो जो है लोकतंत्र यानी सबके साथ जो है इंसाफ कर सके। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 39 है कि एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। प्रश्न नंबर 40 है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर जब स्थानीय सरकार को दे दी जाती है इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 41 की नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? अगर हम देखें नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है, ये पूरे देश की बात हो रही है, तो पूरे देश में लगभग 36 लाख इसका है। प्रश्न नंबर 42 है कि पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो ये है कि गांवों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। नहीं, कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। हाँ, ये सही है कि कई पंचों को मिलाकर जो है वो एक पंचायत समिति का गठन होता है। प्रश्न नंबर 43 है कि संघीय शासन व्यवस्था दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करके इनमें से दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करके अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से इसका क्या होगा? इसका यही होगा, ऑप्शन ये, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि स्पेन तो नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये भी नहीं है, भारत भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन तो पहला ही है। प्रश्न नंबर 44 है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। इसका उदाहरण क्या है? कौन सा देश है? तो इसका उदाहरण तो मेरे ख्याल से जो है भारत ही है। तो भारत, बेल्जियम और स्पेन। अब प्रश्न नंबर 45 क्या है? प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई या रक्षा। तो देखिए पुलिस जो है, हर एक पुलिस जो है राज्य की होती है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो ये तो राज्य सरकार में हो जाएगी। व्यापार, व्यापार भी राज्य सरकार के अंदर होती है। कृषि और सिंचाई ये भी राज्य सरकार के अंदर होती है, लेकिन रक्षा जो है वो राज्य सरकार के अंदर नहीं होती है, वो जो है संघ सूची में होती है। प्रश्न नंबर 46 है कि कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? साथ लेकर, तो इसका तो भारत ही है क्योंकि अमेरिका है नहीं। तो देखिए इसमें ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो देखिए हमें दो ही, मेरे को सिर्फ दो ही आंसर पता है, जैसे भारत है और अमेरिका है। तो इसमें भारत साथ आकर है लेकिन जो है अमेरिका नहीं है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि दो ऑप्शन होगा। तो भारत हमें कंफर्म है, अमेरिका होगा नहीं, तो ये और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। 47 है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है? तो बिल्कुल इसका न्यायपालिका करता है। प्रश्न नंबर 48 है कि भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू और कश्मीर। वैसे जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो ये जो था वो पहले था, अब वर्तमान समय में जो है ऐसा कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 49 में है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती है? जिला परिषद नहीं, जिला परिषद नहीं कहलाती है। ग्राम पंचायत भी नहीं कहलाती, विधान परिषद भी नहीं कहलाती। कहलाती क्या है शहर में? नगर पालिका और नगर निगम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ जो है हमारा ये एमसीक्यू खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों को तक ये पहुंच पाए और सबका पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद।